Welcome to another important lecture of quantum chemistry. In this lecture you will study about the Bohr atomic model and you will know about the structure of atom which was proposed by Bohr atomic model. So before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. Niels Bohr was a scientist who gave the concept about the structure of the atom. उसने कहा कि structure of atom को इस तरह से सोचा जा सकता है that there is a nucleus with a positive charge in the center और electrons are revolving around the nucleus in a fixed energy levels जिनको हम orbits या shells कहते हैं. नील बोहर के मॉडल को 4 postulates में डिस्क्राइब किया जा सकता है. The first postulate was about the position of the electron अराउंड द न्यूक्लियस और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं. अब अगर हम एनर्जी लेवल्स की बात करें तो एनर्जी लेवल्स को n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है. एज द नंबर ऑफ n इंक्रीजेस द एनर्जी लेवल इंक्रीजेस एंड वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, जैसे जैसे n का नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ेगी एंड और न्यूक्लियस से उस ऑर्बिट का डिस्टेंस भी बढ़ेगा. बोहर मॉडल के इस कॉन्सेप्ट ने रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट को अबाउट द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस उसको जो था वो गलत साबित किया. अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग प्रोसेस अराउंड द न्यूक्लियस एनर्जी इमिट कर रहा होता है फॉर ड्यूरिंग दैट एमिशन प्रोसेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फॉर एग्जांपल ये उसका हायर एनर्जी लेवल था, यहाँ से रिवॉल्व करना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी इमिट करता गया और लोअर एनर्जी लेवल्स में आता गया और फाइनली क्या होगा व्हेन इट मूव्स टुवर्ड द लोएस्ट एनर्जी लेवल और फाइनली जो होगा सारी एनर्जी इमिट कर देगा और न्यूक्लियस में आके जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और इस तरह से किसी भी एटम का स्ट्रक्चर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो यूनिवर्स सर्वाइव नहीं कर सकती. सो बोहर मॉडल ने रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो था उसमें करेक्शन की और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनका एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है. सबसे पहला एनर्जी लेवल को उसने के का नाम दिया और उसमें उसने कहा दिस इज द एनर्जी ऑर्बिट और इस एनर्जी ऑर्बिट में जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं. फिर उसने दूसरे एनर्जी लेवल को एल का नाम, तीसरे को एम का और चौथे को एन का नाम दिया और इसी तरह से दीज आर द वैल्यू ऑफ एन. जैसे जैसे एन की वैल्यू 1 होगी तो एन जो होगा वो के को रिप्रेजेंट करेगा, एन की वैल्यू 2 होगी तो वो L को रिप्रेजेंट करेगा, N की वैल्यू 3 होगी तो वो M को और 4 होगी तो वो N को रिप्रेजेंट करेगा एंड सो ऑन. तो बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट वाज कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स दैट हैव अ सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, व्हेन देयर इज N1, जब भी हम पहले एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो उसकी एनर्जी जो होगी वो फिक्स होगी और वी रिप्रेजेंट इट विद N इज इक्वल टू 1 और हम एनर्जी लेवल 2 की बात करेंगे तो उसकी अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, एनर्जी लेवल 3 की स्पेसिफिक एनर्जी होगी. सो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन ऑर्बिट्स या उन शेल्स की फिक्स एनर्जी होती है. द सेकंड पोस्टुलेट वाज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज. फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पहले ऑर्बिट की बात की तो जैसे जैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑक्युपाई हो सकते हैं. एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो ऑर्बिट्स या शेल का साइज भी इंक्रीज होता है और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं उनका नंबर भी इंक्रीज होता जाता है. सो द शेल और ऑर्बिट विच इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस उसकी हमारे पास लोअर या लोएस्ट एनर्जी होगी एंड द सेकेंड शेल जो कि न्यूक्लियस से सेकेंड नंबर पर होगा उसकी हायर एनर्जी होगी एंड एज वी मूव अवे द ऑर्बिट्स हैव अ हाईएस्ट एनर्जी. सो जैसे जैसे ऑर्बिट्स का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे एंड एनर्जी ऑफ द दैट ऑर्बिट विल आल्सो इंक्रीज. द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल वाज दैट कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक या तो वो एनर्जी रिलीज ना करे या एनर्जी जो है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए. मींस द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड और रिमूव
मूव्ड। अगर फॉर एग्जांपल हम एनर्जी लेवल 1 की बात करते हैं, के शेल की बात करते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और हमने कहा कि इनकी एनर्जी लोएस्ट होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एनर्जी लूज नहीं कर सकते, इनके पास यही ऑप्शन है कि इनको और एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो एनर्जी ऐड होगी तो वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ जो होंगे वो मूव कर जाएंगे। इसी तरह जो एल शेल है हमारे पास, इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर ये एनर्जी लूज करेंगे तो ये के शेल में चले जाएंगे क्योंकि इनकी के शेल की एनर्जी एल शेल से कम है। अगर एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं देन दे विल मूव टुवर्ड्स द एम शेल। इसी तरह एम शेल के इलेक्ट्रॉन्स इफ दे लूज एनर्जी, और लूज करने के बाद अगर उनकी एनर्जी एल शेल के इक्विवेलेंट हो जाती है तो वो एल में लाई करेंगे, अदरवाइज वो इससे भी अगर उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो के शेल में चले जाएंगे। इसी तरह अगर उनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए कि उनकी एनर्जी एन शेल के इक्विवेलेंट हो जाए तो वो एन शेल में चले जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स तभी अपना ऑर्बिट छोड़ेंगे जब वो एनर्जी गेन करें या एनर्जी लूज करें। एनर्जी गेन करने की सूरत में दे विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से ऊपर वाले ऑर्बिट की तरफ जाएंगे जो न्यूक्लियस से दूर होगा, और एनर्जी लूज करने की सूरत में वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आएंगे क्योंकि न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट्स की एनर्जी जो होती है वो कम होती है। The fourth postulate of the Bohr atomic model was about the emission of the radiations, जो कि इलेक्ट्रॉन्स जब लोअर लेवल से, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं देन दे लूज द एनर्जी और उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ अ रेडिएशन इमिट करते हैं। इसी एमिशन ऑफ रेडिएशन प्रोसेस ने एमिशन स्पेक्ट्रा जो था उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो द फोर्थ पोस्टुलेट वाज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस इमिटेड डिपेंड on the energy difference of the initial and the final orbit। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर ऑप्शंस डिस्कस किए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, वो एम शेल में था और एम शेल से उसने एनर्जी रिलीज की और वो के शेल में चला गया, तो उसकी जो इमिटेड एनर्जी होगी वो एम शेल माइनस के शेल के इक्विवेलेंट होगी। मींस एनर्जी ऑफ द एम शेल माइनस एनर्जी ऑफ द, इसको फाइनल इसको इनिशियल कहेंगे, तो वो हमारे पास एक सर्टन पैकेट ऑफ एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, जो उसने इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इमिशन जो था इमिट किया। मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस वे। अब यहाँ पर E जो है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फाइनल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल ऑर्बिट। अब 1/λ अगर इस तरफ रहे तो Hc इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू द 1/λ इज इक्वल टू द 1/hc E फाइनल माइनस E इनिशियल। जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ डिपेंड कर रही है एनर्जी डिफरेंस पे, और ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इनकी जो है एनर्जी जो इमिट होगी उसी तरह से हमारे पास जो रेडिएशंस होंगी उनकी वेवलेंथ जो है वो भी वेरी करती जाएगी। अब एमिशन स्पेक्ट्रा को हम इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस तरह से हमने बात की कि हर एनर्जी लेवल, हर ऑर्बिट, हर शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, इसलिए हम उनको एनर्जी लेवल का भी नाम देते हैं। फर्ज करें कि शेल या के ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, एल शेल की एनर्जी E2 है, एम शेल की E3 और एन की जो है E4 है। तो फर्ज करें इलेक्ट्रॉन जो है वो E2 से E1 में जाएगा या E4 से E2 में जाए या E3 से E4 में जाए, वो तमाम शेल्स में मूवमेंट उसी को हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर एमिशन के चांसेस हैं, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ हमारे पास एमिटेड जो रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ की आएगी। फर्ज करें जब भी इलेक्ट्रॉन्स E2 से E1 में जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो स्पेसिफिक। अब यहाँ पर फर्ज कर लीजिए कि E2 की एनर्जी हमारे पास जो है वो 10 किलो जॉल है, E1 की जो है हमारे पास 7 है, E4 की हमारे पास 15 है, E2 की हमने कहा 10 है। कोई भी हम एक फिगर एज्यूम कर लें, तो जब भी इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में जाएगा तो हमेशा 3 किलो जॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होगी, E4 से E2 में जाएगा तो हमारे पास 5 होगी। तो हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर हमारे पास जो है वो इमिटेड रेडिएशंस की वेवलेंथ का आएगा। इसी वजह से एमिशन स्पेक्ट्रा में जो स्पेसिफिक
कलर्ड लाइंस आती हैं और बाकी सारा स्पेक्ट्रा डार्क आता है, दैट स्पेसिफिक कलर लाइन इज के स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज बीइंग इमिटेड ड्यूरिंग द एमिशन स्पेक्ट्रा। जो हमारे पास कुछ ही लाइंस हैं जो कि एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ emitted in the emission spectra being observed, और बाकी सारा स्पेक्ट्रा जो हमारे पास डार्क आता है। तो emission spectra can be explained on the basis of the emitted radiations। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी इमिट करते हैं वही इमिटेड एनर्जी हमारे पास emission spectra में in the form of a colored lines आ रही होती है। The fourth point was about the calculation of the angular momentum, और angular momentum of electron is always quantized। ये भी specific packet of energy हमारे पास होते हैं। जिस तरह हमने emission spectra की बात की, angular momentum ये होता है when there is a body which is moving in a circle having a specific mass and specific speed। तो क्योंकि वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही and that is moving only in a circle, और उस सर्कल में वो बार बार एक ही जगह पे रोटेट कर रही है। एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज हैविंग अ वेलोसिटी v एंड हैविंग अ रेडियस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये हमारे पास इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम कंसीडर करेंगे विच इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से जो है जो मूव कर रहा है। और यहाँ पर n जो है दैट विल रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल एंड h and 2 pi is the constant quantity। So the value of MVR should be a specific, this n is the integral whole number and the value of MVR that is equal to the angular momentum will also be a fixed values जो कि इसके equivalent हमारे पास इसके product के equivalent होनी चाहिए and that should be a whole number also। So this is all about the Bohr atomic model। In the next lecture you will study about the de Broglie equation। Till then stay happy, keep learning and comment section में कमेंट करें तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।